अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, एक तरफ अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो एहतजाजी तहरीक चला रहा है, तो दूसरी तरफ इत्तेहादी हुकूमत ने भी अपने कदम जमाने के लिए अब अपने पत्ते शो करना शुरू कर दिए हैं। वो पीपल्स पार्टी जो कल तक मुश्किल फैसलों के डर से वफाकी हुकूमत से दूर दूर थी, वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन अब लग रहा है कि वो इस मूड में हैं कि वफाकी हुकूमत का हिस्सा बना जाए। ऐवान सदर में आसिफ जरदारी की एंट्री और 2 सूबों में अपने गवर्नर्स लगाने के बाद अब जरा ये बता रहे हैं कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि पहले मरहले में पीपल्स पार्टी को 8 वजारतें मिलने का इम्कान है, जबकि दूसरे मरहले में वजीर मुमलिकत के ओहदे हासिल किए जाएंगे। ये पेशरफ्त गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात के बाद सामने आई, जिसमें शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शमूलियत की दावत दी। क्या वाकई पीपल्स पार्टी भी राज़ी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है, या अभी तक ये क़यास आराइयाँ ही हैं? ये तासुर भी आम है कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए पिछले कुछ अरसे से अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरफ से दबाव का सामना था। मुस्लिम लीग नून भी हुकूमती बोझ शेयर करना चाहती थी, जिसके लिए पैगामात भिजवाए जा रहे थे, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत का हिस्सा बनाना क्या नून लीग की ये क्या सियासी हिकमत अमली है, या मुल्क की ज़रूरत है ये कि तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हों और इकट्ठी होकर आगे बढ़ें। दूसरी तरफ अपोजिशन के साथ साथ गंदम स्कैंडल भी हुकूमत के लिए अब चैलेंज बनता जा रहा है। इंक्वायरी करने वाले वज़ीर आज़म का अपना नाम भी इसमें आ रहा है कि इनकी हुकूमत में भी इंपोर्ट की गई गंदम, जबकि तहकीकात के लिए कमेटियों पर कमेटियां बनाई जा रही हैं कि निगरान हुकूमत से मौजूदा हुकूमत तक किसने गंदम इंपोर्ट की और किसने कितना माल बनाया। मौजूदा हुकूमत के लोग गंदम स्कैंडल का मलबा निगरान हुकूमत पर डाल रहे हैं, जबकि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ये मानना है कि गंदम की दरामद का फैसला सूबाई निगरान हुकूमतों का था। अब निगरान सेटअप कई लोग इस सेटअप में अब मौजूदा हुकूमत का भी हिस्सा है, और अनवारुल हक काकड़ भी अपोजिशन की बजाय हुकूमत के करीब हैं। सवाल ये भी है कि फिर तहकीकात किसके ख़िलाफ़ होंगी, कौन करेगा तहकीकात? फिर पहले आज ये खबर आई कि वज़ीर आज़म की बनाई इंक्वायरी कमेटी ने साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और वज़ीर ख़जाना को तलब किया है। फिर कुछ देर के बाद इस खबर की तरदीद भी आ गई और कहा गया कि इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म को, काकड़ साहब को बिल्कुल कमेटी के सामने तलब नहीं किया गया है। अब तहकीकात का रुख क्या होगा आगे जाकर, हुकूमत असल कौमी मुजरमान तक पहुँच भी पाएगी या नहीं। लेकिन एक बात है कि इन सब इंक्वायरियों में किसान की जो सोने जैसी गंदम है ये खेतों में पड़ी मट्टी हो रही है। इससे पहले कि फिर और बारिशें आ जाएं, उन्हें सरकारी फैसले के आने का इंतज़ार है। एक तरफ मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ गंदम के इशू पर वज़ीर आज़म को तलब करके किसान दोस्त होने का कार्ड खेल रहे हैं, और दूसरी तरफ इसी मुस्लिम लीग नून की वफाकी और सूबाई हुकूमत किसानों से गंदम नहीं ख़रीद रहे हैं। ये क्या तज़ाद है? हुकूमत ने क्यों इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक किसानों को मिडल मैनों के रहमो करम पर छोड़ दिया है? उन किसानों का क्या कसूर है जो अपनी गंदम लेकर बैठे हुए हैं? उनका नुकसान कौन पूरा करेगा? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलूच साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ज़ाहिर है उनके मिलने से ही हुकूमत बनी, उनके इत्तेहाद से ही हुकूमत बनी, वफाकी काबीना का बाकायदा हिस्सा बनने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी जाहिर है कि ऑलरेडी इत्तेहाद में शामिल है, और आपने देखा कि इस इत्तेहाद में शामिल है कि पीपल्स पार्टी के पास चेयरमैन सेनेट है, पीपल्स पार्टी के पास जो है वो जाहिर है गवर्नर 2 सूबों से जो है, और इसके बाद प्रेसिडेंट साहब जरदारी साहब बने, जाहिर है नून लीग ने उनको सपोर्ट किया है, और इत्तेहाद में शामिल दीगर पार्टीज ने किया। तो जाहिर है हमने तो डे 1 से पीपल्स पार्टी को दावत दी कि आप काबीना का हिस्सा बने, और ख़ास तौर पर जाहिर है इस वक्त मिल की ज़रूरत भी यही है कि जितनी भी इत्तेहादी पार्टीज हैं इनकी काबीना में नुमाइंदगी होनी चाहिए, ताकि मिल के जो है जिन गंभीर हालात का सामना है, जो चैलेंजेस हैं बड़े बड़े, ये तमाम पोलिटिकल पार्टीज जो है जो इत्तेहाद में है वो हुकूमत में भी शामिल होंगी। तो मैं समझता हूँ कि इन चैलेंज से नबज़ आज़मा होने के लिए हमें एक मतलब है कि काफ़ी
जो है वो मुशावरत का जो अमल है वो अच्छे तरीके। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके पास आईनी ओहदे तो हैं, लेकिन ऐसी जिम्मेदारी लेने से इसलिए इनकारी थी जिसमें आपको आवाम के सामने जवाबदेह होना पड़े। आपको याद है जब पीटीएम हुकूमत में भी जब हुकूमत से निकले, मुद्दत पूरी हुई, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किसी भी किस्म की जिम्मेदारी पर खुद जवाबदेह होने से इनकार किया। ख़ास तौर पर जब मौशी हालात के उनसे सवालात होते थे, बात होती थी, तो उन्होंने कहा था जिनके पास ये वजारतें थी वो लोग जवाब दें। जो महंगाई हुई ये नून लीग जिम्मेदार है, इवन के नून लीग को महंगाई लीग का नाम दिया। तो बात यह है कि अब ऐसा क्या हुआ, आप लोगों ने कोई यकीन दहानियाँ करवाई कि उन पर प्रेशर था आप लोगों की तरफ से, किसी और की तरफ से, ये अब कैसे हुआ कि पीपल्स पार्टी अब खुद चाह रही है या आप लोगों के दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से कभी आए, ये भी हमारे साथ जिम्मेदारी शेयर करें। देखिए, बात ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये कहना कि उसके ऊपर कोई दबाव है और किसी दबाव के तहत कोई पार्टी जो है वो काबीना ज्वाइन कर रही है, तो ये नहीं। जाहिर है ये हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक मुशावरत होती है, उसका अपना एक निज़ाम होता है हर सियासी पार्टी का। पीपल्स पार्टी को बहरहाल चूँकि वो इत्तेहाद में शामिल है और उन्होंने हमारी हुकूमत बनाने में हमें सपोर्ट किया और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज ने भी किया, और ख़ास तौर पर जब प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन था, चेयरमैन सेनेट का, तो उसमें पीएमएलएन ने किया। तो मैं समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी का बिल्कुल अपना ज़ाती फैसला है, और उसके बाद हमने उनको अलबत्ता और हमारी लीडरशिप ने उनको ज़रूर दावत दी है। वज़ीर आज़म साहब ने पहले भी दी थी, अब भी दी है कि आप काबीना का हिस्सा बने ताकि इस मुल्क के जो चैलेंजेस हैं उनका मिलकर जो है वो सामना किया जाए और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए मुश्किलात को कम किया। इस बात के कितने इम्कानात हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दोबारा जो है ना वो वजारत ख़ारजा मिलेगी, क्योंकि ज़ाहिर है डार साहब तो अब वो नायब उनको वज़ीर आज़म बना दिया गया है, इसी स्ट्रैटेजी के तहत बनाया गया है, क्योंकि ये बातें तो चल रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बनेगी, चाहे बजट के बाद फौरी बने या बजट से पहले बने। तो अब अगर ये फैसला हो गया है तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तरह पीडीएम में वज़ीर ख़ारजा थे, क्या अब भी वो वज़ीर ख़ारजा ही होंगे? देखिए, इस चीज़ का फैसला जो है ये बात करना कबल वक्त है, लेकिन हाँ अलबत्ता वो वज़ीर ख़ारजा की मतलब है कि कलमदान उनको दिया जाएगा या दीगर कौन कौन से दिए जाएंगे, इसका फैसला तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की जो लीडरशिप है और जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनकी मशावरत से किया जाएगा। लेकिन दी तो अहम वजारत जाएगी ना उनको, अब ज़ाहिर खजाना तो वो नहीं लेंगे, कैसे उनको खजाना तो दी नहीं जाएगी, तो एक इम्पॉर्टेंट वजारत पीछे वजारत ख़ारजा ही बचती है ना। देखिए, पहले भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर ख़ारजा रहे हैं जी, और ये कहना कबल वक्त है कि उनके पास कौन सा कलमदान होगा जब तक बाकायदा प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से या मतलब है दोनों लीडरशिप की तरफ से अनाउंस नहीं किया जाएगा। जाहिर है वो वजारतें जिन पर के पीपल्स पार्टी पहले तो काबीना में शामिल नहीं थी, लिहाजा जो पोर्टफोलियोज थे वो खाली नहीं रखे जा सकते थे, वजारतों का काम था। अब अगर पीपल्स पार्टी आएगी तो वो लीडरशिप जो दोनों पार्टीज की लीडरशिप है वो डिसाइड करेगी कि उनके पास कौन कौन सा कलमदान होगा। अगर उस मशावरत में वजारत ख़ारजा का होगा तो ज़रूर जो है वो बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा बन जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वो तमाम चीज़ें हैं जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप जो है वो बामी मुशावरत के बाद अनाउंस करेगी। लेकिन हर कोई अपनी अपनी वजारत का जिम्मेदार होगा या कलेक्टिवली अब सब जिम्मेदारी उठाएंगे? पहले की तरह नहीं होगा कि बाद में हर कोई निकल के कहेगा जी अपनी अपनी वजारतों के जवाब दें, हम तो जिम्मेदार ही नहीं है महंगाई के। अब तो हो सकता है आप लोग भी कहें भाई कौन सा वजारत खजाना हमें दी है, जिनको दी है उनसे जवाब मांगे। नहीं, देखिए बात ये है कि एक सियासी वर्कर की हैसियत से मैं आपको बिल्कुल ये अपना मौक़िफ़ दे सकता हूँ कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टोज होते हैं, और जाहिर है कि जब इलेक्शंस हम कॉन्टेस्ट करते हैं तो हम तमाम पार्टीज एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होते हैं। वहाँ पर सियासी बातें, तुर्श बातें, सख्त बयानात, चूँकि हर पार्टी ने वोट भी हासिल करना होता है तो वो दिए जाते हैं, लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जाता कि जितनी भी पार्टीज किसी हुकूमत का और किसी काबीना का हिस्सा होती हैं वो तमाम चीज़ों के जिम्मेदार होते हैं। जब वो काबीना का हिस्सा बनते हैं तो उनको पता भी होता है, और ख़ास तौर पर इसमें अगर आप जरदारी साहब के मुख्तलिफ बयानात को देखें तो उसमें उन्होंने हमेशा से इस चीज़ का इजहार भी किया है और इकरार भी किया है
कि वो हुकूमत के हर अमल के जिम्मेदार है और वो हुकूमत वो जिम्मेदार होना हो, आपके अपने लोग जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं हम तो जवाबदेह नहीं हैं, ये जो माशी जो भी सूरत हाल होगी, जाहिर वो उनका इशारा इसी तरफ था कि जाहिर है उनके पास कौन सा वजारत ख़जाना है। वो कहते हैं हम तो किसी चीज़ के जवाबदेह नहीं है। नहीं, जिस पैराए में राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है वो हम ये तवक्को करते थे कि मरकज़ में भी हमें जो आवाम की तरफ से मैंडेट है वो ज़्यादा मिलेगा। और जाहिर है कि जब आपके पास मैंडेट ज़्यादा होता है तो फिर आप बहुत ज़्यादा इत्तेहादियों को शामिल नहीं करना पड़ता, क्योंकि जाहिर है जब इत्तेहादी मिलते हैं तो फिर जब हुकूमत चलती है तो फिर हुकूमत में इत्तेहादियों के जो मुतालबात होते हैं, जो उनके चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करना पड़ते हैं। जिस तरह से 2013 में नवाज शरीफ साहब को मैंडेट अवाम ने दिया तो नवाज शरीफ साहब ने डिलीवर करके दिखाया। उस वक्त भी महंगाई तो यही तो मैं पूछ रही हूँ। अब उस तरीके से अगर मैंडेट नहीं है, स्प्लिट मैंडेट है, तो जब वही तो मैं कह रही हूँ कि जिम्मेदारी होगी किसकी होगी, कलेक्टिवली कोई लेगा नहीं लेगा, यही तो मैं पूछ रही हूँ। वो तमाम पार्टी की जिम्मेदारी होगी ना, वो एक PMLN की तो नहीं है। राना साहब ने भी इस चीज की वजाहत की है कि अकेली नून लीग जिम्मेदार नहीं है, इसमें वो इत्तेहादी भी है। हाँ, इसको आप सिर्फ PMLN की हुकूमत तो नहीं कह सकते ना, ये तो वो मरकज में शामिल उन तमाम इत्तेहादियों की हुकूमत है जिस तरह से कि पिछले 1 साल में रही। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क के मईशत के इशारे बेहतर होना शुरू हो गए हैं। मुल्क में आपने देखा है कि स्टॉक एक्सचेंज ने नए नए अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड कायम किए हैं। अली गौहर साहब, पहले अपने मुल्क के किसान को तो देख लें, किन आशारियों की आप बात कर रहे हैं। मुल्क का किसान दरबदर जो है ना वो ठोकरें खा रहा है, वो नुकसान में जा रहा है, तो किन के फ़वाइद की आप लोग बात कर रहे हैं। अब जो गंदम की तहकीकात का मामला है, काकड़ साहब कहते हैं भाई हमले तो नहीं, तो सूबाई निगरान हुकूमतों ने, अब किस में जुर्रत है, कौन कोई बुलाएगा, मोहसिन नकवी साहब को बुलाएगा, कोई काकड़ साहब को बुलाएगा, कौन बुलाएगा, कौन किससे तहकीकात करेगा? देखिए, बात ये है कि आपने ये बड़ा अहम और अच्छा सवाल किया है। देखिए, बुनियादी तौर पर पहली बात तो ये है कि इस दफ़ा गंदम की माशाल्लाह बम्पर क्रॉप हुई है और जाहिर है कि बिल्कुल ये तो एक बात है जिसका कि वज़ीर आज़म साहब ने भी इज़हार किया और उन्होंने उस चीज़ का नोटिस भी लिया है कि जब मुल्क में गंदम वाफिर मिकदार में थी और ये प्रेडिक्शन भी की जा रही थी कि गंदम वाफिर मिकदार में होगी, तो ऐसे में गंदम को इम्पोर्ट करना मुनासिब नहीं था। आज अगर हमने गंदम इम्पोर्ट ना की होती और हमारे जो मतलब है कि निगरान हुकूमत में जो असेसमेंट्स हुई वो मतलब है कि ठीक होती, तो फिर आज हम ग्रोथ से गंदम खरीद के उसको अच्छी कीमत दे सकते। लेकिन आपको पता है कि अगर आप पंजाब की हद तक बात करें, इस तरह से दीगर सूबे जो फूड का डिपार्टमेंट है वो तरमीम के बाद सारे जो सूबे वो खुद खरीदते हैं अपने अपने। इसके बावजूद मरकज भी खरीद करता है पास्को के जो मसला ये है कि जब मुल्क में इतनी गंदम हो रही है, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि फिर बाहर से इंपोर्ट करने की इजाज़त किसने दी? जब आपके मुल्क में बम्पर जो है ना वो इस फसल हो रही है, आपके टारगेट से ज़्यादा, उम्मीदों से ज़्यादा आपको हमारे फसल हो रही है, तो फिर बाहर से इंपोर्ट करने का फ़ैसला ये कौन करता है, किसने किया है? और जो मौजूदा किसानों को नुकसान हो रहा है इसका जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? क्या निगरान सूबाई हुकूमत लेगी? क्या मोहसिन नकवी साहब लेंगे? निगरान साबिक वज़ीर आज़म काकड़ साहब लेंगे? या मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब लेंगे? कौन जिम्मेदारी लेगा? देखिए, जिम्मेदारी जो मौजूदा हुकूमत है, जाहिर है कि किसानों से फसल खरीदने की जिम्मेदारी तो मौजूदा हुकूमत की होती है और सूबाई हुकूमतों की होती है हर सूबा के अंदर। और दूसरी बात यह है कि हर सूबाई हुकूमत के हर दफ़ा टारगेट होते हैं, वो अपने टारगेट की हद तक फसल खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा वो फसल कोई सूबा भी ज़्यादा नहीं खरीद सकता। लेकिन होता ये रहा है कि पहले हमारे मुल्क के अंदर फसल कम होती थी, टारगेट ज़्यादा होते थे, तो इस वजह से वो खरीदारी जो थी वो सारे किसानों से हो जाती थी और बल्कि किसान शिकायत करते थे कि हमसे ज़बरदस्ती हमारी फसल खरीदी जा रही है साबका अदवार में, जिस तरह PMLN का भी दौर रहा और दीगर भी। तो जो जिम्मेदारी तो होती है जो इम्पोर्ट की, वो जाहिर है जो हमारी फूड एंड सिक्योरिटी की वजारत है ये उसकी जिम्मेदारी होती है। तो ये निगरान दौर में जो वजारत फूड एंड सिक्योरिटी है, मेरा ख्याल है कि उसने सही सर्वेज नहीं किए और जाहिर है बाहर से वो मतलब इंपोर्ट कर ली और हमारी बम्पर। तो आप कह रहे हैं साबिक जो निगरान हुकूमत है ये जिम्मेदार है, आप ये कह रहे हैं?
ये अभी उसका तयन किया जाएगा कि निगरान हुकूमत में कौन लोग थे कि जिन्होंने ये गलत फैसले किए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब मेरे साथ थे, नून लीग, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। चंद माह पहले ये समझा जा रहा था कि मुल्क में पॉलिटिकल पोलराइजेशन के खात्मे के लिए इलेक्शन करवाना एक ज़रूरत बन गई है, लेकिन यहाँ इलेक्शन के बाद सियासी तकसीम अब ख़त्म होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ गई है। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के फ़र्क को हुकूमत का नाम दे दिया गया है। अपनी सियासत की कुर्बानी देकर रियासत बचाने का नारा लगाने वाली महंगाई से भरी नाकाम PDM 2 को हुकूमत का नाम दे दिया गया है। तारीख की बदतरीन धांधली के इल्ज़ामात को नज़रअंदाज करके हल्फ उठाने वालों को हुकूमत का नाम दे दिया गया है। जिनके पास ओहदे हैं, कुर्सियां और इख्तियारात हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं, फिर भी उन्हें हुकूमत का नाम दे दिया गया है। हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज से है, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत से नहीं। इसी कन्फ्यूजन को हुकूमत का नाम दे दिया गया है। हुकूमत से बाहर रहने वाले खुश हैं, ना हुकूमत बनाने वाले मुतमईन नजर आते हैं, और इसी नागवारी को हुकूमत का नाम दे दिया गया है। नया सेटअप कितनी देर का मेहमान है, इस सवाल में छुपी गैर यकीनी को हुकूमत का नाम दे दिया गया है। निगरान हुकूमत PDM हुकूमत का तसलसल थी, और ये हुकूमत निगरान हुकूमत का तसलसल है, और इसी तसलसल को हुकूमत का नाम दे दिया गया है। कोई माने या ना माने, मानने वाले तो मान रहे हैं, मकबूलियत नहीं तो क्या हुआ, कबूलियत को ही हुकूमत का नाम दे दिया गया है। इंतजामी सपोर्ट से इलेक्शन में सियासी मैदान साफ रखा गया, और बज़ाहिर अभी तक साफ है, और इसी हाथ की सफाई को ही हुकूमत का नाम दे दिया गया है। अवामी वोटर्स नहीं थे तो ना सही, रियासती सपोर्टर्स की दिन रात की सपोर्ट को हुकूमत का नाम दे दिया गया है। पीपल्स पार्टी PDM इत्तेहाद में शमूलियत को गलती कहती रही, इलेक्शन मुखालिफत में लड़ा, और दोबारा उसी गलती को हुकूमत का नाम दे दिया गया है। ये सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है? अपोजिशन जमातों का एहतजाज है, और अब खबरें ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वफाकी काबीना का हिस्सा बनने जा रही है। हुकूमत तो ज़ाहिर है उनके मिलने से ही हुकूमत बनी है, लेकिन हुकूमत का बाकायदा हिस्सा ज़ाहिर है तभी समझा जाएगा जब वो वफाकी काबीना का हिस्सा होंगे। ये हो क्या रहा है और अपोजिशन जमातें क्या सोच रही हैं? मैं बात करूंगी GDA की रहनुमा सायरा बानो साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहिबा आपका। सायरा बानो साहिबा, एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी इलेक्शन से पहले, और बड़ी उम्मीद थी कि इलेक्शंस होंगे तो ये सारे गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमने देखा कि वो सूरत हाल मज़ीद बढ़ती बढ़ती इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अपोजिशन जमातें हैं जो हैं वो एहतजाज पर मजबूर हो गई हैं। आप लोग भी कह रहे हैं कि अब इतनी मजबूर हो गए हैं आप लोग भी, आज आप लोग कह रहे हैं कि मौलाना का साथ देंगे, मौलाना सड़कों पर निकलेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह आपने स्टार्ट में इतना अच्छा इंट्रो दिया कि मैं उसी में खोई हुई थी कि वो सारी आपने लुब्बर दरिया को कुएं में बंद कर दिया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये हुकूमत और जिस आपने आफिस साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी कि किस तरीके से पैगाम रसानी हुई और हमें बताया गया कि ये करेंगे तो सीट्स होंगी वरना नहीं होंगी, तो आप मुझे बताएं कि इस इलेक्शन को कैसे माना जाए। जिस तरीके से जो कुछ सिंध में हुआ, और इस वक्त जो वो कह रहे हैं कि माशी इस्तेहकाम और सियासी अदम इस्तेहकाम, यानी कि दोनों में इस्तेहकाम नहीं है, तो इसके जिम्मेदारान कौन है? तो ये होंगे क्योंकि इस हुकूमत ये हुकूमत सूबे सिंध को प्लेट में रख कर दिया गया। ये हम लोगों का मौक़िफ़ पहले दिन से यही है और अभी भी मौक़िफ़ यही है। मौलाना साहब हमारे मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं कि हाँ, सिंध और बलूचिस्तान को प्लेट में रख कर दिया गया, तो हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे जब तक ये हुकूमत जी नहीं। हुकूमत आप लोगों को क्या लगता है टर्म पूरी करेगी? आप लोगों को क्या यकीन है कि आप लोगों के एहतजाज से हुकूमत घर चली जाएगी? मकसद क्या है एहतजाज का? हुकूमत तो चल रही है, हुकूमत चलती रहेगी, ना माजी में ऐसा हुआ ना अब होगा कि एहतजाज हो, रैलियां हो, धरने हो और हुकूमत घर जाए। मकसद क्या है आप लोगों का? आपने कहा ना कि मतलब ये हुकूमत सिर्फ नाम की है, जहाँ पर उस हुकूमत के क्या कहते हैं वजीर खजाना और वजीर दाखिला ही अपने ना हो, वो कहीं से आए हुए हो, उस हुकूमत को हुकूमत का नाम मैं तो नहीं दे सकती। इनको हाँ रखा हुआ है कुछ तकरीरें करवाने के लिए या UN मिशन में भेजने के लिए या कुछ इस किस्म का। जब किसी का दिल भरेगा तब तक हुकूमत चलेगी। जिस दिन दिल भरा या इस सेटअप से नहीं होगा उस वक्त तक नहीं चलेगी। लेकिन ये जो दो पार्टीज मिलकर बैठी हुई हैं, जो पीपल्स पार्टी उससे पहले आईनी होते तो एंजॉय कर रही थी, लेकिन अवाम का सामना करने से घबरा रही थी।
वो इतना घबरा रही है आवाम का सामना करने से कि आप सब लोग पंजाब में किसानों की और गंदम की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो सिंध में बवाल मचा है उस पर कोई बात नहीं कर रहे। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह से पता चला कि पूरे के पूरे चैनल्स खरीद लिए गए हैं, तो उनकी घबराहट का ये आलम है। अब देखें, पहले तो सुना था कि बजट के बाद कि जो लान तान होनी है इस हुकूमत पर, उसके बाद वो काबीना का हिस्सा बनेगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि रहा नहीं जा रहा होगा, तो शायद वो हो। नहीं, आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी को ये समझ आ गई है कि हुकूमत चलेगी, अपनी टर्म पूरी करेगी पीपल्स पार्टी को, या आप समझते हैं कि मजबूर किया गया है कि आप भी उतना ही बोझ उठाएं जितना कल को हमें जिसने बुरा भला कहना है, आप भी इसमें उतनी जिम्मेदारी उठाए, हुकूमत तो आपने बनवा दी तो ज़रा जिम्मेदारियां भी उठा लें आपने, क्योंकि आपको भी पता है पीडीएम की हुकूमत से निकलने के बाद तो यही बिलावल भुट्टो जरदारी थे जो कहते थे कि कौन सा वजारत खजाना हमारे पास थी, हम तो जिम्मेदार है ही नहीं महंगाई के, ये नून लीग को उन्होंने महंगाई लीग का नाम दिया। तो आप क्या समझते हैं किसी मजबूरी की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा बनने जा रही है? मजबूरी है, हुकूमत इन्होंने मजबूरी के तहत ही ली थी। जब एक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान आता है और बहुत सारी बातें आती हैं, तो और अब देखिए कल जिस तरीके से काकड़ साहब और हनीफ अब्बासी साहब एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हुए थे, कि वो इसमें यही पंजाबी की मिसाल है ना कि छज बोल रही है, छज बोले छाननी को कि तुम में कितने सुराख है, उसमें कितने छेद है तुम में, तो वो अब एक दूसरे का। और उससे पहले आपने यहाँ एमक्यूएम का भी देखा होगा, मुस्तफा कमाल साहब की ऑडियो लीक्स के भाई हमारा अगर 100% मैंडेट जाली है तो तुम लोगों का 200% है। तो अब मेरे ख्याल में कि ये दबाव और प्रेशर ही है कि जो लेकिन जो एक डिस्टेंस हम देख रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के बीच में, वो डिस्टेंस भी अब कम हो रहा है, अब तो बड़ी मुलाकातें हो रही हैं और अब तो बल्कि एमक्यूएम नून लीग से नाराज नजर आ रही है जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करीब हो रही है। इसकी क्या वजह लगती है आपको? इसकी मुल्क का वसी तर मुफाद, जो एक अल्फाज हमें एक बयानिया दिया गया हर पार्टी को, और जो भी काम करते हैं मुफाद अपना होता है। और देखिए नून और एमक्यूएम को तो गैर फितरी से इत्तेहाद था, नून लीग तो सिंध की तरफ है ही नहीं, कोई एक दो लोग वो हो तो हो, बट अदरवाइज यहाँ पर इतना उनका वोट बैंक तो ना होने के बराबर है। तो लेकिन अब मुझे बताइए ना कि एक दूसरे के दस्तों गिरेबान होना, बातें करना, और अच्छी बात है उन्होंने तो एक पोएम भी पता नहीं किस तनाजुर में पढ़ी थी कि आओ मिलकर खाते हैं, तुम 10 नंबर हम 10%, एक नया ढोंग रचाते हैं, आओ मिलकर खाते हैं। ये हजारों लोग सब ने सूबाई असेंबली में पढ़ी थी, वो उसी पे अमल पैरा है। अब मुझे नहीं पता ये कौन सा मुफाद है, या आवाम के हक में कौन सी बातें करना। भाई इन लोगों ने हम लोगों को वो कहते ना चुगत समझ रखा है कि आप इलेक्शन के दिनों में आते हैं और उसके बाद एक दूसरे को इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद खुदा जाने में कौन सा मुफाद है जो इनको सर जोड़ने पर बैठने पे मजबूर कर देते हैं। और मुल्क का मजबूर तो हुकूमत वाकई है, अपने फैसले करने में आजाद नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बिल्कुल वजीर दाखिला हो, वजीर खजाना हो, इनको इख्तियार नहीं था, ये लगा नहीं सके, बड़ी इन्होंने तनकीद भी की, इनके अपने अंदर पार्टियों के लोग तनकीद करते थे, लेकिन दूसरी तरफ से भी मजबूरी है हमें मुआशी लिहाज से। हम IMF के हाथों इतना ज़्यादा मजबूर हैं कि हम चाहते हुए भी अगर आवाम को कुछ फ़ायदा रिलीफ देना चाहें तो हम नहीं दे सकते हैं। कोई एक चाहे तो वो एक पार्टी ही बैठ के सब कर्जा उतार सकती है। देखिए जब पहले थोड़ी सी चू आई, रावल मार साहब का बयान आ गया, मैं तो चीजों को डॉट डॉट करके जोड़ती हूँ। उसके बाद अभी जो कच्चे के डाकुओं का आपने एक शोर सुना होगा, उस पर प्रोग्राम्स भी हुए, सारा कुछ हुआ। फिर इन्हीं के एक मुशीर और वो सिंध की पुलिस का प्रोटोकॉल जैकबाबाद, और उसके बाद जब सारा पकड़ा गया तो लगता है कि ये भी उसी की कड़ी है कि बेटा वो ऐसे उधेड़ेंगे तो सिरा हमें मिल जाएगा, कहाँ तक जाएगा। तो अब सुने कि वो वफाकी काबीना का भी हिस्सा बनने को तैयार हो गई है। तो आप जब इस मुल्क में जब कोई बड़ा सानेहा देखें, जब कोई ऐसा इंकशाफ सुने, जब किसी का ज़मीर बिना मौसम के वो कहते ना जाग जाए, तो आप समझ जाए कि इसके पीछे कोई ना कोई किसी का बाजू दबाना होता है, किसी को चुटकी काटना होता है। वो आवाम के लिए या आपके या मेरे लिए नहीं हुआ था। यहाँ पर स्मगलिंग के भी ऑपरेशन हुए थे, गोदामों पे छापे भी पड़े थे। क्या हुआ? 15-20 दिन खबरों की जीनत सब कुछ बना, और अब ये गंदम स्कैंडल जो हुआ है, खुदा जाने के इस मुल्क को कहाँ गंदम ना होता तो चीनी का स्कैंडल होता, चीनी का स्कैंडल ना होता तो LNG का स्कैंडल होता, क्योंकि स्कैंडल्स के बगैर हम लोग रह नहीं सकते। और अब देखें कि ये जब ऐसे, तो मैं यहाँ तक समझती हूँ कि जो कमेटीज होती हैं, DITs होती हैं, कमीशन होते हैं, ये
मट्टी डालने के लिए होते हैं, और अब एक कमेटी बनाई है। और सायरा बानो साहिबा, ये जो अब आईनी तरमीम की भी बात हो रही है और हुकूमत इजीली इस पोजीशन में है कि आईनी तरमीम को कर सके, एवं पिछले 1-1.5 महीने से बात नहीं हो रही है जस्टिस की तकर्रुरी और चीफ जस्टिस की मुद्दत के हवाले से कि अब आईनी तरमीम ये लोग करने जा रहे हैं, तजवीज़ भी ज़ेर गौर है, इस पर काम भी शुरू हो गया है। वो जो मखसूस नशिस्तों का मामला था, तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें उनको ना देना, ये सब कुछ आप समझती हैं कि एक प्लानिंग के तहत हुआ, ये सब चीज़ें पाइपलाइन में थी, ये जहनों में था कि ये होगा, ये हमने करना है, बड़े बड़े पैमाने पर ये सब कुछ सोच समझ कर किया गया? ये जहनों में था। देखिए, ये लोग मतलब इतने बुद्धू हैं या इनको कोई सोच नहीं है कि काजी फाइज ईसा साहब के आने से पहले हर बंदा एक ही राग अलाप रहा था, काजी फाइज साहब को आने थे, काजी फाइज साहब को आने थे। वो प्रोग्राम में भी मैंने पूछा था, बल्कि काशिफ अब्बासी साहब ने भी पूछा था कि ऐसा क्या हो जाएगा कि जो काजी साहब आएंगे, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले इतना मतलब वो कहते हैं ना पगड़े डाल रहे हैं। फिर आपने देखा काजी साहब ने कहा मुझे नहीं पता यहाँ सियासी तकरीरें होंगी, अब मुझे बताइए पार्लियामेंट में सियासतदान सियासी तकरीरें ना करेंगे तो क्या करेंगे। और ये जो फिर इन्होंने बढ़ाया 65 साल उम्र की हद बढ़ाई, और सारा कुछ इशारे तो उसी तरफ ही हैं, वरना तो ये कौन सा मतलब ये तो वो कहते हैं ना कि शट एंड ओपन एंड शट कहते हैं ना, हाँ जी, वो केस था इसका रिजर्व सीट का। अब उस रिजर्व सीट पे सबने मतलब हिस्सा बकदरे जुस्सा मिला। मौलाना साहब की जमात में भी फैज़याब हुए, MQM KP के असेंबली में तो उतने उनके इलेक्टेड अरकान नहीं है जितनी उनकी रिजर्व सीट्स हैं। तो ये मामला भी दबा दिया गया, और खुदा जाने क्या क्या हो रहा है। अब क्या मैं कह सकती हूँ। तो ऑपोजिशन आप लोग क्या करेंगे? ऐसी आईने तरमीम अगर लाई जाती हैं, आप लोग क्या करेंगे? क्या चॉइस होगी आप लोगों के पास? क्या चॉइस होगी? देखिए, चॉइस तो कभी भी किसी सियासतदान के पास रही नहीं। जिस वक्त वो अयूब खान साहब ने एक एबडो का कानून लेकर आए थे, तो मैं समझती हूँ कि उसके बाद से वो जो एक आबियारी होती है सियासतदानों की, वो नहीं हुई। मैं अपने आप को भी कह रही हूँ कि हम सब और जितने भी असेंबली में बैठे हुए सारे अताई सियासतदान हैं। कोई ऐसा सियासतदान नहीं है जो किसी से बात कर सके, या जहाँ एक दूसरे पे भरोसा नहीं है कि कोई सियासतदान किसी दूसरे सियासतदान से बात कर सके। सबको पता है कि बात तो बैठे तो हुए होंगे टेबल पे, मगर निगाहें दूसरी तरफ होंगी। मैंने कल भी प्रोग्राम बैठे हैं या बिठाया गया है? अगर आज पीपल्स पार्टी और नून लीग भी इकट्ठी बैठी हुई है, ना चाहते हुए भी बिठाया गया जी। एक होता है ना कि गुस्से से कि नहीं तो ये हो जाएगा, तो उसके बाद बैठा ही जाता है। और अभी भी जिस तरीके से कहा था कि इनसे बात नहीं करनी, उनसे नहीं बात करनी, तो एक लिहाज से वो सही है, क्योंकि मतलब अगर आप मुझसे पूछे तो हमारी भी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, मैंने सबके चेहरे पढ़े थे। मेरी हॉबी है, मुझे किसी पे यकीन नहीं था। मतलब अगर उस वक्त मुझे कहते कि आप इन पे वो करो, तो मैं तो किसी पे यकीन ना करती, क्योंकि एक वो कहते ना कि निगाहों में वो यकीन नहीं था, और किसी को कुछ नहीं पता था कि यहाँ से उठने के बाद किसकी किससे बात हो जाए। तो जब तक एक वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ ही सब देखते हैं। वैसे तो किसी ने कहा था कि अवाम है, लेकिन इस 2000 चेहरे पढ़ना आपकी हॉबी है, तो ये हुकूमती चेहरे हैं, ये क्या बताते हैं आपको? ये क्या बताते हैं? हाँ, ये बस बहुत बेचैन है। वो कहते हैं ना कि तुम्हारी जीत बताती है कि ये हकीकत नहीं है, कुछ ऐसा था। बस ऐसे ही है, कुछ को शौक होता है कि नहीं, बस एक आदत हो जाती है। देखिए कैसे मैं बताऊं आपको, तो बस उस सिस्टम का हिस्सा भी रहना चाहते हैं, ना चाहते हुए भी रहना पड़ रहा है। लेकिन इस दफा सिचुएशन डिफरेंट है, ना चाहते हुए भी रहना पड़ रहा है इस बार। अब आप देखिए कि वो सब आप सबके काम देखिए, बस ऐसे लग रहा है कि एक जल्दी जल्दी सब माले गनीमत समेट रहे हैं। एक समेटा समाप्ति चल रही है किसी को, और उसके बाद वो कहते हैं ना कि फिर उसके बाद कोई इंसान सियासत में आने के बाद किसी और दूसरे काम का रहता भी नहीं है। अगर वो सोचे कि मैं बिजनेस करूंगा या ये करूंगा, लेकिन ये कि रहने का शौक भी है, उम्मीद भी है, ये भी है कि कोई इनकलाब दूसरा लेकर आए। जो आज 2 पार्टीज बात कर रही है वो सबके दिल की जुबान है, मगर ये है ना कि वो कोई बारिश का पहला कतरा बनना नहीं चाहता, वरना दिल तो सभी का यही है, लेकिन इक़्तिदार में ही रहना चाहते हैं। सही। और बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहिबा, GDA की रहनुमा मेरे साथ। शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बदतरीन सियासी तक़सीम ने जहां किसी इदारे और शोबे को नहीं छोड़ा, वहीं फाजिल अदलिया भी इससे बच नहीं पाई। शायद ही इससे पहले पाकिस्तान में 13 जज और मेरा जज इस हद तक बहस गई हो। आज भी जब भी कोई सियासी केस अदालत में जाता है तो फैसले से पहले ही फैसला सुनाकर अदलिया पर कीचड़ उछालने की कोशिश की जाती है। ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गर्दिश करती खबरें पिछले 1-1.5 महीने से चल रही हैं और बड़े सवालात को जन्म दिया जा रहा है कि क्या वाकई ही मौजूदा हुकूमत ये काम करने जा रही हैं, और अगर है तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तरदीद के बावजूद अब खबरें आ रही हैं कि आर्मी चीफ की तरह चीफ जस्टिस का जो टेन्योर है इसको भी 3 साल करने और जजिस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से 68 साल करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। गुज़श्ता रोज़ ये सवाल वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ से जब हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि बतौर वज़ीर क़ानून उन्हें अभी तक इसका टास्क तो नहीं मिला, लेकिन ये तजवीज़ ज़रूर सामने आई है। आज़म नज़ीर तारड़ ने यह भी बताया कि हुकूमत जजिस की तैनाती के तरीक़ाकार को बदलने के लिए आईनी तरमीम ला रही है। तरमीम लाने की जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि 18वीं आईनी तरमीम में जजिस की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन के दरमियान एक तवाज़ुन था। दोनों की मुशावरत से फ़ैसले होते थे, जजिस की तकर्रियाँ होती थी। मगर 19वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन पावरफुल हो गया और पार्लिमानी कमेटी की हैसियत एक रबड़ स्टैम्प जैसी होकर रह गई, जबकि बाकी दुनिया में जजिस की तकर्री में पार्लियामेंट का किरदार ज़्यादा और अदलिया का ना होने के बराबर होता है। गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस की सरबराही में होने वाले जुडिशल काउंसिल के इजलास में भी आज़म नज़ीर तारड़ ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत ने अदलिया में तकर्रियों के लिए आइन की दफ़ा 175A में तरमीम लाने का काम शुरू किया है, जिसके बाद जुडिशल काउंसिल का इजलास कोई भी हतमी फैसला किए बगैर मुलतवी कर दिया गया। इस सिलसिले में पार्लिमानी कमेटी की तश्कील भी कर दी गई है, जिसमें इत्तेहादी जमातों के साथ अपोजिशन जमातों के लोग भी शामिल होंगे। अब सवाल ये है कि मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत के लिए कोई भी आइनी तरमीम लाना मुमकिन है क्या, क्योंकि कौमी असम्बली में इत्तेहादी जमातों के पास 2/3 अक्सरियत तो मौजूद है, मगर ये सहूलत सेनेट में हुकूमत को मुयसर नहीं है। ऐसे में हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? PTI ने तो अभी से चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की तजवीज़ की मुखालफत शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के सियासी मंजरनामे और अदलिया पर ख़ास तौर पर इसके क्या असरात होंगे। मैं बात करूँगी माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब आपका। राजा आमिर अब्बास साहब, पिछले 1.5-2 महीने से ये बातें ज़ेर गर्दिश तो थी, गाहे बगाहे इसको डिस्कस भी किया जाता था, लेकिन तस्दीक नहीं हो रही थी। बिलाखिर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने यह तो कह दिया कि तजवीज़ ज़ेर गौर है, लेकिन बतौर वज़ीर कानून अभी इसका कोई टास्क नहीं मिला है। बहरहाल काम भी हो रहा है इस पर, क्योंकि कल जुडिशल कमीशन का जो इजलास था वो ये कहकर इसको मुलतवी करवाया गया कि हम तो इस पर आइनी तरमीम लाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो एक तो जजिस की जो रिटायरमेंट की उम्र है 65 से 68 साल करना, और दूसरा चीफ जस्टिस की जो टेन्योर है इसको 3 साल करना, इसके नुकसानात और फवायद आपके नज़दीक क्या हैं? देखिए, एक पहली बात तो ये है कि अगर हम अपने आईने पाकिस्तान को देखें तो वो डेफिनेटली पार्लियामेंट को ये इजाज़त देता है कि वो आईनी अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन अब उसमें जो पहले भी 18th अमेंडमेंट में ये अमेंडमेंट्स आई थी, फिर 19वीं तरमीम लानी पड़ गई क्योंकि उस वक्त कुछ ऑब्जर्वेशंस आई थी बेंच की तरफ से कि जहां पे उनको ये था कि जी ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है और जो तरीके हमें याद है इफ्तिखार चौधरी साहब चाहते थे कि बड़े इख्तियारात होने चाहिए, जिसके बाद फिर 19वीं तरमीम आई थी। हाँ, और फिर लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट भी थी, तो फिर 19th अमेंडमेंट लानी पड़ गई थी। तो बात यह है कि एक तो पॉलिटिकली ये जो इसका इशू है, इसकी टाइमिंग कुछ ऐसी है कि जिसके ऊपर मुल्क में ऑलरेडी अभी हालिया इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शंस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अदलिया में जो एक बहुत बड़ी जो पिछली रूलिंग पार्टी थी उसके केसेस जो से है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के, जो कि हाई कोर्ट के जजेस कर रहे हैं, वो पेंडिंग है। उसके अलावा कुछ और बड़े इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल जो केसेस हैं वो इस वक्त अदलिया में मौजूद हैं। तो ऐसे वक्त में अभी तक तो ये पार्लियामेंट में आना चाहिए, पार्लियामेंट में, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इट इज नॉट अ जोक कि आप कोई ऑर्डिनेंस जैसे पिछले PDM के दौर में
इन्होंने जिस अंदाज में कानून साजी की, ऑल्दो तो ये वही हुकूमत की एक तरीके से कंटिन्यूशन है, लेकिन आइन में तरमीम के लिए आपको पार्लियामेंट में बहस करनी पड़ेगी, पार्लियामेंट में आपने इसको लाना है। अभी तक कमेटी के पास नहीं गया। लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो कि इसको इनिशिएट करने वाले हैं उनको ये टास्क नहीं सौंपा गया। आई थिंक एट द प्रेजेंट टाइम इट इज मोर लाइक के डाइवर्ट किया जा रहा है जो असल इश्यूज हैं इस मुल्क के गरीब आदमी है ना, जो इसको दो जाफियों से देख रही है। एक उनका मखसूस नशिस्तों का छीनना, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड इन लोग हुकूमत के जहनों में ये बात थी, ऐसी तरमीम थी। दूसरा वो इसको इस जाविये से देख रहे हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस के टेन्योर में बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ को क्रश किया गया। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोचती है, तो आपको याद होगा नून लीग के से भी ये कहा गया था जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, जब तहरीक इंसाफ का दौर था इमरान खान की हुकूमत में, आसिफ सईद खोसा साहब की चीफ जस्टिस उस वक्त के कि इनको भी टेन्योर में इनकी इजाफा किया जाए, लेकिन उस वक्त नून लीग मानी नहीं थी। तो ये अगर आप कर रही है, यही नून लीग उस वक्त मुखालिफत कर रही थी और आज ये लोग करना चाह रहे हैं, तो ये तो इसको क्या नजरिया ज़रूरत कहेंगे, सियासी मफाद कहेंगे, क्या कहेंगे फिर? देखिए, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि जी जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अपने ज़ाती मफाद या अपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी को समझती है कि हम अदलिया के ज़रिए, और इस मुल्क की ये माजी में हिस्ट्री रही है कि अदलिया को बतौर टूल इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल गेंस के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और आर्म ट्विस्टिंग के लिए, और उसी को शायद ये दोबारा से अब भी पॉलिटिकल पार्टीज उससे कोई सबक हासिल नहीं कर सकी, और फिर इस अंदाज से कि जी हम चले अब इसको एक टेन्योर पोस्ट करते हैं। हाई कोर्ट्स में जजेस की जो अपॉइंटमेंट है या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो एलिवेशन है, उसके लिए जो तरीक़ेकार है, क्या बार काउंसिल्स को, क्या जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उनसे कोई इन्होंने मांगी रिकमेंडेशंस, क्या वकला जिसको कहा जाता है कि वो इससे चैरियट का एक पहिया होता है, दो पहियों की अगर ये गाड़ी है, क्या उनसे कोई तजावीज़ ली गई? एंड ऑल ऑफ अ सडन अगर ये करने की एक उन्होंने शोशा छोड़ा है आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, और फिर एट द सेम ब्रेथ वो कह रहे हैं कि जी मुझे टास्क नहीं दिया गया, तो मैं हैरान हूं कि एक आईनी बॉडी के जो कि पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल उसकी बॉडी है, इतनी अहम बॉडी है, उसके सामने जब टास्क नहीं है तो ये कैसे इन्होंने जाके स्टेटमेंट दे दी कि जी हम आइन में अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं जिसमें टेन्योर्स को बढ़ाया जाएगा, जिसमें अपॉइंटमेंट के तरीके बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ कह रहे हैं टास्क नहीं और दूसरी तरफ जुडिशल कमीशन का इजलास कह रहे हैं मुलतवी कर दिया जाए और कोई इस पर फैसला न हो, क्योंकि हम तो तरमीम लाने जा रहे हैं। देखिए, दिस शोज कि वो किसी इतने अहम, इतने संजीदा इशू के जो कि एक आईनी अमेंडमेंट है, आप अगर 18th अमेंडमेंट के बाद ये जो 19th अमेंडमेंट आई, आप वापस उस पे जाएंगे, फिर खुद 18वीं तरमीम के बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसको ये भी समझा जाता है कि जी उस पे भी बहस होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज में अभी क्या इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमने स्टांस नहीं देखा, जो कि वो पहले वो 18th अमेंडमेंट और फिर 19th अमेंडमेंट उस दौर में आई, तो सिर्फ वजीर आजम साहब ने अगर टास्क तारड़ साहब को दे दिया है, आई थिंक कि आईनी तरमीम करने का ये तरीक़ाकार जो सा है, ये ना वकला में इसको पसंदीदगी की नज़र से देखा जाएगा और ना ही पार्लियामेंट में जब ये आएगा तो जो हालिया सिचुएशन है अदलिया के पास जो केसेस के, और फिर अदलिया के अपने जो केसेस चल रहे हैं इस वक्त, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक लेटर लिखा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में आई थिंक कि ये उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टंट हुकूमत की तरफ से हो सकता है। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि अनकरीब कोई ऐसा वो अदलिया में लाएंगे, क्योंकि सेनेट तो अभी मुकम्मल नहीं है। सेनेट की सीटों का फैसला अभी होना है, कल वो गालिबन केस मंडे को लगा हुआ है, तो ये केसेस वगैरह हो जाएं और ये एक तरीके से हुकूमत क्या चाह रही है, क्या वो कोई किसी किस्म का एक लालच देना चाहती है? करना अक्टूबर से पहले ही है,
काजी फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ज़ाहिर है उनकी अक्टूबर में रिटायरमेंट है, उसके बाद जस्टिस मंसूर की बारी है, और अगर ये टेन्योर 3 साल हो जाती है और ये रिटायरमेंट की भी जो मुद्दत है 65 से 68 साल हो जाती है, इसमें तो फिर ऐसे होगा किसी की बारी आएगी, किसी की बारी नहीं आएगी, और किसी की आने वाली है उसको मजीद 2-2 साल इंतजार करना पड़ेगा। अब जस्टिस मंसूर जिन्होंने अक्टूबर में चीफ जस्टिस बनना था उनको फिर तो ज़ाहिर है 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद जस्टिस मुनीब की बारी थी, और जब तक उनकी बारी आएगी 5 साल बाद उनकी रिटायरमेंट की जो है ना वो एज हो जाएगी, वो तो फिर इससे आएंगे नहीं, वो फिर इस लाइन में नहीं खड़े होंगे। फिर देखिए ऑब्वियसली ये बहुत से इश्यूज क्रॉप अप करेंगे, और ये इश्यूज अगर मुमकिन तौर पे ये अमेंडमेंट आती है तो क्या ये चैलेंज होगी, लेकिन अगेन जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है वो उसका ये व्यू है कि जो लेजिस्लेशन है, जो कानून साजी है, यहाँ पे तो आइन साजी है, तो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट तो कानून साजी को भी कहती है कि ये जो अव्वलीन तरजीह है वो कानून साजी है। हालिया केस में भी हमने देखा कि अदालत ने बारहा ये बात की कि जी आप लेजिस्लेशन कीजिए, ये जो जजेस का इशू है, और एक कोई कानून साजी कीजिए। अगर आइन साजी हो जाती है तो फिर इसका हल तो पार्लियामेंट में ही है, और दिस इज अगेन अनफॉर्चुनेट कि जी पार्लियामेंट अपनी चीजें उठा के आइन साजी की हद तक भी अगर अदालतों में ले जाएगा और इस तरीके से आइन साजी होगी तो ये एक पॉलिटिकली एक ऐसा इशू, एक पेंडोरा बॉक्स खुलेगा कि जो मुल्क में ऑलरेडी एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है उसमें मजीद इजाफा होता हुआ हमें नजर आएगा। बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, माहिर कानून मेरे साथ थे। आपका नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।